और चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ में तमाम मेहमान हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में तन्मय शर्मा जी मौजूद हो चुके हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से पौरुष भारद्वाज हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। तो वहीं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जो है वो बतौर विश्लेषक हमारे साथ में स्टूडियो से मौजूद है। तो इसी के साथ में पूर्व अध्यक्ष जो है राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के वो भी हमारे साथ में सुनील जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तन्मय जी आपका रुख करना चाहूंगी। तारीखें बदलती है, सरकार बदलती है, डेडलाइन आती भी है, चली भी जाती है, प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। अभी तक की मैं बात कर रही हूँ, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदारी और किसी भी चीज़ की बात करें तो हम शुरुआत से बात करते हैं। जब 2012 में इसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार में किया गया था तो इसकी जो संरचना थी वो अभिन्न थी। इसकी वजह से जब सरकार बदली तो उस समय में इसके ऊपर वापस से विश्लेषण किया गया और देखा गया कि किस प्रकार ये मोस्ट बेनिफिशियल रिफाइनरी राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी, संपूर्ण देश के विकास के अंदर ये बहुत बड़ा योगदान देने जा रही है। और इसकी संरचना को पुनर्गठित किया गया जिससे कि ये आगे बढ़े। सरकार बदली 18 में, फिर से जब कांग्रेस सरकार आई उस समय इसके ऊपर काफ़ी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके जा चुकी थी, परंतु कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता ने जिस प्रकार इसके ऊपर रोक लगाई और साथ आया कोविड में। आज गहलोत जी बात कर रहे हैं कि कोविड में उन्होंने काम कराया, तो सत्यार्थ ये है कि कोविड के अंदर वो उसके अंदर कुछ काम करवा ही नहीं पाए थे। मतलब वो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी सरकार ने काफी कुछ काम किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के समय में की बात की जाए तो एक बार मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए और उसके बाद काम किया था। 2018 का रिकॉर्ड बता दीजिए। क्या काम जानना चाहती हैं? आपने खुद ने अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा क्या काम हुआ? रिफाइनरी स्टेजेस पे बनती है, तरीके से बता पाएंगे ना आप? रिफाइनरी स्टेजेस पे बनती है, जिस स्टेज पे ला करके छोड़ी गई थी उसके बाद में उसमें कोई डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ा था। अब जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में वापस पुनर्गठित हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में ही जाकर के इसका अवलोकन करने के बाद में इसके ऊपर ये दृढ़ निश्चय किया था कि अतिशीघ्रम जल्दी से जल्दी ये रिफाइनरी अपना पूर्ण रूप लेकर के देश को भेंट कर दी जाए, देश के विकास में अपनी भागीदारी दे। और आप खुद समझते हैं किसी भी चीज की कॉस्ट, पहले भी थे, वादे पहले भी थे, पहले तकरीबन डेडलाइन ही मैच करिए। आज की सरकार ने ये डेडलाइन मैच करी है। जनवरी में बोला था कि इस वर्ष में इस रिफाइनरी को चालू कर देंगे, दीपावली के शुभ अवसर पर इस रिफाइनरी को चालू कर देंगे। आज 90.25% इसका काम पूरा हो चुका है और ये दीपावली पे देश को समर्पित कर दी जाएगी। और इसके आने से 26,000 करोड़ रुपए का जो हम बाहर विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा में 26,000 करोड़ रुपए को हम लें और देखें कि हम उसकी वैल्यू के बराबर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे थे, BS6 मानक का उत्पादन हमारे ही राज्य में होगा और हजारों युवाओं को इससे रोजगार का मौका मिलेगा। ठीक है, आपकी बात का अच्छे से रिएक्शन लेने के लिए पौरुष जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। पौरुष जी, बीजेपी सरकार ने आप पर भी आरोप लगा है, लेकिन आपने अपने घर में नहीं झांका। आपने कितना कुछ काम करवा लिया जो अब गहलोत साहब जो है वो पूरा डिटेल मांगते हैं कि भाई अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या कुछ किया? देखिए नुपुर जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदा से विपक्ष का रोल निभाती है। ये विपक्ष में थे तब भी विपक्षियों जैसी बातें करते थे, उस समय इनका धर्म था, और सत्ता में आने के बाद भी ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इनसे आप लोग सवाल इनके कामों पे करते हैं और ये विपक्ष पे जो है सारा ठीकरा फोड़ते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जैसा कि सदा से नीति रही है, हम अकाल को सुकाल में परिवर्तित करना जानते हैं। मरुस्थल को धन स्थल बनाने की मंशा से हमारे द्वारा जो 15 में एक नई शुरुआत की गई थी कि जिससे कि राजस्थान का बालोतरा जिला जो तत्कालीन बाड़मेर के और जैसलमेर जो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है पूरा एरिया, उसकी खुशहाली के साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में खुशहाली हो, इस मंशा से हमारे द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें कि HPCL की भागीदारी 74% रही, राजस्थान सरकार की भागीदारी 26% रही। हमने 2013 के अंदर जो है इसका रिफाइनरी का हमने शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी जी से करवाया। परंतु देखिए, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य रहा कि प्रदेश में भी सरकार बदल गई, देश में भी सरकार बदल गई, और उसके बाद में भाजपा की सरकार ने बदले की नीयत से काम करते हुए जो है, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार भी आई थी, पूरा अच्छा खासा वक्त मिला था। नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी मेरी बात में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, प्लीज मुझे 2 मिनट बोल लेने, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, उसके बाद में जब 2014 में भाजपा की सरकार आ गई, 2013 में राजस्थान में भाजपा की सरकार आ गई, 14 में सेंट्रल में सरकार आ गई, इन लोगों ने उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया पे लगातार 5 साल जो है वो रिफाइनरी ट्रेंड करती रही, और उसके बाद जब चुनाव आए तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हारने के डर से
प्रधानमंत्री जी को बुलाया और ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार इस बात की शुरुआत हुई थी कि जब जो है अमावस्या का दिन था, वो मुझे अभी भी याद है। एक तरफ ये लोग सनातनी होने का ठेका उठाते हैं और अमावस्या के दिन उसका शिलान्यास इन लोगों ने करवाया। और उसके बाद भी देखिए, जब तक इसकी लागत बढ़ के जो है 47,000 करोड़ से 48,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी, उसके बाद में इन्होंने देखा कि राजस्थान में फिर वापस 18 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। उसके बाद में इन्होंने दुर्भावना पूर्वक, चूंकि इसका 74% शेयर केंद्र सरकार की एजेंसी एचपीसीएल का था, तो केंद्र सरकार का इसका आप मान के चलिए मोटा मोटा 74% काम जो है वो केंद्र सरकार को करना था, परंतु केंद्र सरकार ने फिर हमारे हाथ से वापस हाथ खींच लिए। उसके बाद कोरोना आया और हमारे से जो बन पड़ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जमीनों का अधिग्रहण करना, जो हमारा काम था राज्य सरकार का, वो अपने बखूबी किया। उसके बाद में देखिए इन लोगों ने हमारा कॉर्पोरेशन बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद में अब जाकर के जब इनकी सरकार बन गई दोबारा केंद्र में और राज्य में, उसके बाद इसको काम को दोबारा इन्होंने शुरू करने की शुरुआत करी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी सत्ता होगी तो ही आप काम करेंगे? अगर आपकी सत्ता दोनों में आपकी बात का जवाब भी लूंगी, लेकिन हमारे साथ में हेमंत जी गोयल भी हमारे साथ में बतौर विश्लेषक बने हुए हैं। हेमंत जी, आपने दोनों पक्षों को सुना है, क्या लगता है ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन ये इंतजार अभी तक जनता का भी बना हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? इस प्रोजेक्ट से जनता को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए नुपुर जी, सितंबर 2013 में इस परियोजना का शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी ने किया जी। और उसके तुरंत बाद ही राजस्थान में आचार संहिता लग गई। तो एक बात तो ये कि अशोक गहलोत अगर इस परियोजना के प्रति अगर चिंतित होते और वो अगर सिंसियर होते तो अपने कार्यकाल के पहले दूसरे साल में ही इस परियोजना का शिलान्यास करवा लेते। लेकिन उनका ये प्रैक्टिस रही है शुरू से कि वो अपने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जाते हुए सरकार में और वो योजनाओं का शिलान्यास करवाते हैं, और वो भी सोनिया गांधी से। क्या प्रधानमंत्री इस देश में नहीं है? सोनिया गांधी किस संवैधानिक पद पर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आलाकमान को खुश करने की दृष्टि से सोनिया गांधी से इस परियोजना का शिलान्यास करवाया। और राजस्थान के वित्तीय हितों पर कितना बड़ा कुठाराघात करने जा रहे थे अशोक गहलोत। यानी इसका शेयर 74% शेयर राजस्थान सरकार के पास और 26% शेयर एचपीसीएल के पास। इस तरह का एमओयू किया गया जो बिल्कुल भी राजस्थान सरकार की वित्तीय हितों की दृष्टि से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। और इसके अलावा 55,000 करोड़ रुपए के टैक्सेस और सब्सिडी भी 15-20 साल तक राज्य सरकार को वहन करनी थी। तो इतना बड़ा कुठाराघात अशोक गहलोत सरकार करने जा रही थी। उसके बाद सरकार बदली, सरकार वसुंधरा राजे सरकार आई, उसमें सरकार ने इस परियोजना को रिव्यू किया, पूरे उसको एमओयू को उल्टा और इस पर काम शुरू किया। उसके बाद सरकार अशोक गहलोत की आई। अशोक गहलोत कहते हैं कि साहब हमने इस पर काम किया। अरे भाई, आपकी तो 4 साल में होटलों में, रिसोर्ट्स में, जयपुर से जैसलमेर तक ऐशो आराम में निकल गई और आप बहाना लगाते हैं कोरोना का। अरे कोरोना का बहाना नहीं, आपकी सरकार ही इस तरह की थी कि आपको होटलों में ऐशो आराम करने थे। लेकिन उसके बाद फिर सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी की सरकार ने काम किया है। और आप ये मान के चलिए कि दिवाली तक, चूंकि इसका अब अंतिम चरण में काम है, 90% काम हो चुका है। दिवाली तक इसका प्रारंभिक परिचालन इस योजना का शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2025 तक 80% इसका परिचालन योजना का शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, रिव्यू करने को लेकर के पूरे 4 साल वसुंधरा सरकार ने भी लिए थे, लेकिन वो 4 साल भी लंबे होते। ये सवाल भी मेरे जहन में, वो मैं तन्मय जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में सुनीत बघई जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के। सुनीत जी, आपने दोनों सरकारें देखी है, दोनों कार्यकाल देखे हैं, क्या कुछ स्थितियां रहती है जिस वजह से ये प्रोजेक्ट इतना जो है लंबा खिंच जाता है और इसका खामियाजा ये होता है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। प्रोजेक्ट लंबा होना भारतवर्ष के लिए कोई नई चीज नहीं है। यहाँ प्रोजेक्ट हमेशा लंबित होते हैं और जब तक वो पूर्ण होते हैं तब तक उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आधी हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट भी उसी दृष्टि से बहुत लंबा खिंच गया। अब ये तैयारी पे है, तो मैं तो अब इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इससे राजस्थान कितना उन्नति करेगा, कितना इससे राजस्थान को फायदा होने वाला है। जब ये पेट्रोल, डीजल और विटामिन प्रोड्यूस करेगा तो मेरा ख्याल पूरे वर्ल्ड में मैप पे हमारे यहाँ ये रिफाइनरी दिखेगी और ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, जिससे कि राजस्थान की समस्त जनता को फायदा होगा। एवं पेट्रोल डीजल की उपलब्धता तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ जो और भी केमिकल्स बनेंगे उसका भी एक्सपोर्ट स्टेट कर सकती है और स्टेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑफ नौकरी, बिजनेस बढ़ जाएगी। प्लस ये एक डेजर्ट एरिया में डेवलप हुई है, तो वो पूरा एरिया भी इससे डेवलप हो जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का वो हिस्सा जिस तरफ कोई देखता नहीं था, वो उसकी भी एक पहचान बनेगी और पूरे भारतवर्ष से लोग वहां आएंगे और काम बढ़ेगा। पेट्रोल पंप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, डीजल की भी खपत बढ़ेगी और हम बाकी स्टेट्स को भी यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ भेजेंगे। इससे स्टेट को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। प्लस जो क्रूड ऑयल, भारी क्रूड ऑयल यहाँ निकल रहा है, उसको भी ये रिफाइनरी प्रोसेस करने के लिए सक्षम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ये चालू होगी, राजस्थान का नक्शा बदलेगा और प्रगति के पथ पे बढ़ेगा। ठीक है, तन्मय जी मैं आपके पास में आऊंगी। जैसा कि गोयल साहब ये कह रहे थे कि भाई आपकी सरकार ने रिव्यू किया था 4 साल, 2018 शायद तकरीबन की बात है, वसुंधरा सरकार जब थी, उन्होंने क्या रिव्यू के लिए 4 साल लगते हैं? उस दौरान काम क्या कुछ हुआ? और विडंबना ये है कि जो टीकाराम जूली साहब एक गंभीर आरोप आज लगाते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जी को तो ये तक नहीं पता है कि रिफाइनरी कहां पर लगी हुई है। जोधपुर का नाम वो ले लेते, ये तो बड़ी विडंबना है। ये बड़ी ही दुखद भाव है टीकाराम जूली जी का। मैं समझता हूँ कि इस पद पे बैठे हुए नेता जो उन्होंने, अगर उनकी स्लिप ऑफ टंग हो, अगर उन्होंने गलती से बोल दिया कि जोधपुर में, इसका अर्थ ये नहीं उसको लेकर एक सोशल मीडिया पे चलाएं। किसी के मुख से भी कुछ भी गलत निकल सकता है और वो मिस्टेक होती है। जो मंत्री जी हैं उनको खुद को अब वो ढंग से अवगत है कि ये रिफाइनरी किस जगह लग रही है, कहाँ लग रही है। अगर मुख से निकल गया तो उसको लेकर के इतना शोर न मचाएं, अपनी चीज़ों को ढकने का प्रयास तो ना करें कम से कम, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप ये सब मिलकर शोर मचा रहे हैं कि ये बढ़ गई। मैं आपसे अभी हेमंत भाई ने जिस प्रकार से मैंने कहा था संरचना गलत हुई थी इसकी, यानी संरचना को जो व्याख्यात किया है हेमंत भाई ने, वही सत्यार्थ है कि क्यों कांग्रेस इस रिफाइनरी को नहीं लगा पाई, क्यों कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई सरकार इस रिफाइनरी को लगाने में, क्योंकि उससे ना तो राज्य का भला हो रहा था ना देश का भला हो रहा था। यहां रहने वाला हर नागरिक उस बोझ के नीचे दबता, जिसे हेमंत भाई ने बिल्कुल अच्छे संक्षिप्त शब्दों में समझाया। तो उसको बदलने के लिए, उस एमओयू को बदलने के लिए, उसके अंदर की खामियां निकालने का जो काम वसुंधरा सरकार में किया गया वो एक प्रशंसनीय कार्य है। नहीं तो अगर ये हो जाता और कांग्रेस इसको करवा देती तो बेड़ा गर्क हो सकता था इस राज्य का। जहां आज हम सपने देख रहे हैं, आज उन्नति के और आगे बढ़ने के, जिस प्रकार सब बता रहे हैं कि इस परियोजना से कितना लाभ मिलने वाला है प्रदेश को, ये सब उल्टा हो जाता। क्योंकि कि न तो अशोक गहलोत सरकार में ये विजन थी कि ये देख सके कि इसको लेकर कैसे चलना है, उन्हें सिर्फ चरण चापुर्दा करनी थी। उन्हें अपनी जो सोनिया जी जिन्हें वो सब कुछ मानते हैं, जैसा कि बताया अभी उन्होंने ही बताया, हेमंत भाई ने बताया कि ना वो प्रधानमंत्री ना किसी पद पे आसीन, उनके हाथों से इसका शिलान्यास इसकी जो भी कराया उन्होंने, क्यों कराया, कारण क्या है? चुनावी मुद्दे को लेकर के चले थे, वो चुनावी मुद्दा लेकर के चले थे इस परियोजना का, जिसे जनता ने नकार दिया। आपकी बात को मैं पौरुषजीत से समझ लेती हूँ। पौरुष जी, जब किसी प्रोजेक्ट में खामियां होती है तो भाई सुधारने में वक्त तो लगता है, ऐसा बीजेपी का कहना है, तो टाइम तो लगेगा ना। नुपुर जी देखिए, अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अनाधिकृत प्रवक्ता हेमंत भाई गोयल ने और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता तन्मय भाई ने जिस प्रकार से एक अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए जिन्हें ज्ञान है इन चीजों का, तो आपको खुद को सोचना चाहिए आप में ज्ञान कितना है। एक अब आप बोगला से आप लोग सुनते, आपके ऐसे कीड़े लगते हैं जैसे। एक मिनट पौरुष जी, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी। सुनिए ना बात, सुनिए ना बात, जी 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 सुनिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे अनाधिकृत प्रवक्ता हेमंत भाई गोयल ने बात कही कि साहब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो है खुद के लिए तो 26% रखा और जो एचपीसीएल के लिए 74% कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सुधार कर दिया। तो ये, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता का इनकी बात का समर्थन करना ही अपने आप में दर्शाता है कि ये दोनों या तो ये आपकी गलती थी, ये आपकी गलती थी जिसे सुधारा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक मिनट देखिए बीच में नहीं, नुपुर जी को चुप करिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों मिलकर के यहाँ पे जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने आपकी सरकार बनने के बाद में इसका जो अनुपात है वो क्या आपने उल्टा कर दिया? क्या राजस्थान का अनुपात 74% हो गया? क्या केंद्र सरकार का 26% हो गया? आपको खुद को नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं? 26% आपको खुद को नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है तन्मय जी, 26% की जो बात आपको खुद को नहीं पता, राज्य सरकार का 26% उसमें शेयर है, एचपीसीएल का 74% है। आपको खुद को नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप इस बात को क्लियर कर दीजिए, जो 26% को लेकर के जिस तरह से असमंजस की स्थिति थी उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? सच्चाई खुद को अभी ये नहीं पता कि किसका कितना शेयर है, एचपीसीएल ने कितना लिया, राज्य सरकार को कितना मिलेगा, उसके बदले में राज्य सरकार पे कितना बोझ होगा, एचपीसीएल पे कितना बोझ होगा, इसको बनाने का, ऐसा खर्चा करने का इनको नहीं पता। बात कितना है?
जी संक्षेपों को फैसला करने दो। जी तन्मय जी आप बता दीजिए। बिल्कुल साफ है, 26% स्टेट गवर्नमेंट का है, एचपीसीएल का कितना है? 74% एचपीसीएल का है। जितना भी कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को देना है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार आई है, उन्होंने पूरी प्रयास करके इस रिफाइनरी को मूल रूप से सामने ला के खड़ा करने का। 5 साल कांग्रेस सरकार थी, मेरा एक सवाल का ये जवाब दे दें, 5 साल कांग्रेस सरकार थी, नया मेमोरेंडम था, नई व्यवस्था थी, आपने 5 साल में क्या किया? ठीक है तन्मय जी आप भी बता दीजिए कि कब तक अब रिफाइनरी जो है पूरी तरह से जनता के सामने होगी? आज जिस प्रकार मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे बताया है कि दीपावली के शुभ अवसर पर यह देश को समर्पित कर दी जाएगी और इसका पूर्ण संचालन अगले वर्ष मार्च तक सामने लोगों को दिखेगा। इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी आउटपुट है, इसकी प्रोडक्टिविटी है, मार्च से आ जाएगी। ठीक है 2026 मार्च से मार्च माने या फिर दिवाली? देखिए दो फेजेस होंगे। 100% ऑपरेशनल जैसे हम कहते हैं, एक साथ शुरू नहीं होता, ये फेजेस में चालू होती है रिफाइनरी। तो मार्च में इसकी फुल प्रोडक्टिविटी सामने आएगी, दीपावली के शुभ अवसर पर ये देश को समर्पित कर दी जाएगी। ठीक है सुनीत जी आपने तमाम प्रवक्ता को सुना है, चाहे यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद है, विश्लेषक हमारे साथ में यहाँ पर लगातार बने हुए। सुनीत जी लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का रोजगार जो है इस पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। ऐसे में अब क्या लगता है ये प्रोजेक्ट अब जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या ये अब समय पर आ पाएगा और ऐसे में कितना बड़ा फायदा जो है अब यहाँ की आवाम को होगा? मैडम देखिए क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही बड़ा और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इससे आम जनता को भी फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा एवं बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। समय की बात अगर करें तो ये लोग दिवाली बोल रहे हैं, तो हो सकता है दिवाली 88% काम पूरा हो चुका है। ये कमिटमेंट ऑलरेडी आदरणीय मंत्री साहब ने भी कर दिया और सीएम साहब ने भी कर दिया। तो अब जो बचा हुआ काम है मेरे को नहीं लगता बहुत लंबा है, परंतु हो सकता है महीने 2 महीने में चालू हो जाए, फुल कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाए। शुरू में रिफाइनरी में ट्रायल रन होता है, ट्रायल रन में प्रोडक्ट को चेक किया जाता है तो समय लगता है। तो एक बार वो चालू हो जाएगी तो फिर मेरे को लगता है पूरे विश्व के नक्शे पे बलोत्रा जो जगह है अपना जहाँ लगी है रिफाइनरी, उसका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा पचपदरा का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रिफाइनरी से हर आदमी को फायदा होगा। ठीक है सुनीत जी, लेकिन जिस तरीके से ये डेडलाइन की अब बातें कही जा रही है, ठीक है अब जनता के सामने होगी, लेकिन कई केसेस में जब मैं कई लोगों से बातचीत कर रही थी तो कह रहे थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 यूनिट ही शुरू हो पाए। तो क्या वाकई में ऐसा होता है या पूरी की पूरी अब रिफाइनरी जो है वो जनता के सामने तैयार होगी, क्या लगता है? मैडम रिफाइनरी के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बिटुमेन निकलता है, केमिकल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, एविएशन फ्यूल निकलता है। तो ये सारा प्रोसेस एक साथ नहीं होता है। पहले प्रोडक्ट को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करने के बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज सेपरेट किया जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो समय लगता है। रिफाइनरी को फुल प्रोसेस में आने में हो सकता है 6 महीने का समय लग जाए, परंतु एक बार जब चालू हो जाती है फिर रिफाइनरी रुकती नहीं है, फिर सारे प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करके ही निकलती है। ठीक है सुनीत जी, एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ये बेहद जरूरी है। ये जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसमें आपसे समझना चाहेंगे मिनिमम इसमें कितने साल लग जाते हैं? मैम ये डिपेंड करता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे, लैंड एक्विजिशन पे और जिस कंपनी को काम दिया हुआ है उसको कितने टारगेट टाइम में पूरा करना है। नॉर्मल रिफाइनरी के प्रोसेस से कम 3 से 4 साल ज्यादा इसमें लगे हैं और वो लगते हैं जब काम कहीं रुक जाता है या अटक जाता है। अगर ये प्रोडक्ट 4 साल पहले रिफाइनरी कंप्लीट हो जाती तो इसकी लागत भी कम आती और उस समय इसकी वैल्यू भी अच्छी हो जाती, परंतु अब ये लेट होने से इसमें लागत इतनी बढ़ गई है कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है चलिए हेमंत जी मैं आपके पास में आऊंगी। गहलोत साहब ने कहा था, आपसे समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप दोनों पार्टी को आप देख रहे हैं तो ऐसे में आपका विश्लेषण कई मायनों में महत्वपूर्ण है सच बेधड़क की आवाम के लिए। गहलोत साहब ने कहा हमने कोविड के टाइम पे तकरीबन 80% काम को पूरा कर लिया है, तो बहुत ही कम काम बचा होगा। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकाल को हम कैसे देखें इस प्रोजेक्ट को लेकर के और कांग्रेस के इस स्टेटमेंट को कैसे देखें जो गहलोत साहब ने कहा? नुपुर जी, कांग्रेस के लोग जिस तरह से
देश प्रदेश को बरगलाने का काम करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सब पेट्रोलियम मंत्री ने 55 की जगह जोधपुर लिख दिया। अरे भैया ये भूल गए क्या, जब अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पढ़ रहे थे तो उन्होंने तो पुराने वर्ष के बजट का पन्ना पढ़ दिया था, ये भूल गए थे। वो कितनी बड़ी ह्यूमन एरर थी। तब अशोक गहलोत ने कहा था कि ये तो ह्यूमन एरर है, तो क्या वो ह्यूमन एरर हो सकती है? तो क्या अगर 55 की जगह उन्होंने जो तो कह दिया तो ये क्या ह्यूमन एरर नहीं हो सकता? और इसको इतना बड़ा इशू ये बना रहे। खैर, अब मैं आपको बताता हूं किस तरह ये बरगलाने का काम करते हैं। अरे भाई सरकार आया अभी 15 महीने हुए हैं, सरकार के इस दौर में काम हुआ है, कुछ काम कांग्रेस के दौर में भी हुआ। चूंकि इन्होंने नीम गलत रख दी, उस नीम को, उस एमओयू को बदलने में वसुंधरा सरकार को टाइम लगा। और जिस तरह से ये बात करते हैं, इन्होंने स्मार्ट मीटर की बात करी, जिस तरह पूरे राजस्थान को बरगलाने का ये काम कर रहे हैं कि साहब बीजेपी सरकार स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूटना चाहती है। अरे स्मार्ट मीटर तो काम अशोक गहलोत की सरकार ने ही 5 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए थे, उन्होंने ही कंपनी के साथ एमओयू कर लिया था। और उस स्कीम को जब आज बीजेपी सरकार बढ़ाने का काम कर रही है, कुछ कह रहे पौरुष जी, कहिए क्या कुछ कह रहे हैं नुपुर जी? नुपुर जी इनसे पूछिए कि ये यहाँ पे बैठ करके प्रदेश की जनता को बरगला रहे हैं, ये पूछे कि एमओयू में क्या चेंज हुआ बताइए। ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, इस बात का जवाब हेमंत जी, एक मिनट, तन्मय जी आप इस बात का जवाब दीजिए कि एमओयू को लेकर के क्या कुछ हुआ, शिलान्यास को लेकर के किस तरह को लेकर के, शिलान्यास को लेकर के जो बात कही गई है उसमें क्या कुछ ऐसा था कि आपको चेंजेस करने की इतनी आवश्यकता पड़ती है, रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ती है? बिना सोचा समझा एमओयू कांग्रेस सरकार ने बनाया था, सिर्फ जल्दबाजी में ये सोच के कि बेचारी भोली जनता भ्रमित होकर के ये वोट डाल देगी कांग्रेस को। पहली बात खामियां तो सबसे बड़ी ये थी कि जो टैक्स स्लैब फॉर्मेशन किया गया था उसमें राज्य के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा था, उस पे राज्य में, और अगर राज्य में बोझ पड़ता है तो राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर बोझ आता है। वो विकास नहीं हो रहा था, वो अवतरण उल्टा जा रहा था, वो रास्ता उल्टा था। जो एमओयू था बिना सोचे समझे बनाया था, क्योंकि इनके पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं थी, सिर्फ सोनिया गांधी को प्लीज करने के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स। पौरुष जी, जब राज्य पर बोझ बढ़ेगा तो ऐसा तो होना लाजमी है ना, उसको रिव्यू करना तो लाजमी है। एक फाइनल राज्य सरकार कहां से बीजेपी का है, ये मैं नहीं कह रही, बीजेपी कह रहे हैं। और ठीक है, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। सच एक दाने से पहचाना जाता है। इन दोनों ही भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं ने बात कही कि साहब कांग्रेस ने जो है वो 26% और 74% का रेशो किया। सबसे पहला सवाल इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने उस रेशो की सरकार आती तो वो पलट देती ना। अगर बीजेपी सरकार जो एमओयू पलटा, आप दूसरा वापस अपना करवा लेते। ठीक है, चलिए, तो कहीं ना कहीं जो ये 55 रिफाइनरी का मुद्दा है वो सियासी पेच में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब सवाल जनता की तरफ से ही है कि आखिरकार ये ड्रीम प्रोजेक्ट कब पूरा हो पाएगा, और जो डेडलाइन दी गई है क्या वो डेडलाइन के तहत ही ये प्रोजेक्ट आपके सामने होगा, और क्या लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार में फायदा मिलेगा, या फिर से एक नई तारीख आपके सामने होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में तमाम मेहमान जो है वो जुड़े थे और उन्होंने बेहद गंभीरता से इस पर चर्चा की है, इस मुद्दे पर अपनी बातें रखी है। लेकिन अब देखना यह है कि जनता को इसका फायदा कितना पहुंचेगा, जो उनका सपना इससे जुड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा, या फिर एक नई तारीख आपके सामने होगी। नमस्कार।